गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक करेंगे स्टार्ट के आउट ऑफ एम सिस्टम्स। अगर मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो के आउट ऑफ एम सिस्टम कौन से होते हैं वो देखिए। अगर मैं कह रही हूँ एक सिस्टम में एम यूनिट्स हैं, एक सिस्टम में टोटल एम यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना देती हूँ 1 2 3 अप टू सॉन एम, और यहाँ बीच में कहीं के है। तो मैंने कहा है अगर एक सिस्टम को मैंने कहना है कि ये मशीन ठीक काम कर रही है तो उसके लिए कम से कम उसे एम में से के तो चलाने ही होंगे। जैसे आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में 3 3 6 3 9 और 12 बटन्स होते हैं। जो छोटे वाला फ़ोन होता है बटन वाला, उसमें 12 बटन्स हैं। तो मैंने कहा इस टोटल 12 में से कम 6 बटन चलने चाहिए, तभी आपका फ़ोन कैसा माना जाएगा कि काम कर रहा है। तो वही मतलब है के आउट ऑफ एम का, कि एक सिस्टम को हम वर्किंग कब कहेंगे कि कब ये काम कर रहा है, जब एम में से कम के तो काम कर ही रहे हो। तो देखिए इसे दे दिया है, अनदर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल सिस्टम इज वन वेयर मोर देन वन ऑफ इट पैरेलल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड। हमने जब पैरेलल सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था कि कोई भी एक काम कर रहा हो तब भी हमारा सिस्टम काम कर जाएगा। पैरेलल में हमें क्या चाहिए था कि बस इंफॉर्मेशन इस एंड से इस एंड तक पहुंच जाए, हमें यही चाहिए था ना। तो चाहे वो फर्स्ट से जाए, सेकंड से जाए, या करते करते कहीं से भी जाए, किसी एक से चली जाए बस। लेकिन हमने यह क्या कहा है कि ऐसे ही बहुत सारे लगे होंगे आपके पास यूनिट्स। सपोज कर ले यहाँ पे के मतलब एम यूनिट्स है टोटल 1 2 3 अप टू सॉन एम। तो अगर मेरे को कहना है कि ये सिस्टम वर्किंग है, ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है, तो उसके लिए कम से कम कितने चलने चाहिए, के तक चलने चाहिए कम से कम। कम से कम का मतलब क्या है, 1 2 3 4 अप टू सॉन के आया, फिर ऐसे ही के बाद क्या आएगा, k+1 k+2 करते करते m। कम से कम के हो तो इसका मतलब इससे ज़्यादा भी हो तो हमें दिक्कत नहीं है। कम से कम के का मतलब क्या है, इतने तो चल ही रहे हो, तभी हम सिस्टम को क्या कहेंगे कि सिस्टम इज़ वर्किंग। अगर k+1 तक चल रहा होगा तब भी ठीक है, या फिर k+2 तक चल रहा होगा तब भी काम कर रहा है सिस्टम, या m तक चल रहा हो तब भी काम कर रहा है। पर हमें कम से कम यहाँ तक चाहिए, इसके आगे चाहे कितने भी हो तो काम तो करेगा ही करेगा। अब हमने लेट कर लिया, हमारे पास एक जनरेटर है। उस जनरेटर में कैसा है, 4 जनरेटर इन अ जनरेटिंग सिस्टम में बी नेसेसरी टू सप्लाई। हमने कहा है कि टोटल वहाँ पे 4 है जनरेटर्स। एक जनरेटर के अंदर 1 2 3 4 ये जनरेटर है, 4 हैं। तो मुझे इस पूरे सिस्टम को वर्किंग बताने के लिए मैंने क्या कहा है कि कम से कम 2 काम करें। 2 ऑफ द 4 जनरेटर इन अ जनरेटिंग सिस्टम में बी नेसेसरी टू सप्लाई द रिक्वायर्ड पावर टू द कस्टमर्स। जैसे आपके घर पे जो सप्लाई आ रही है तो कहीं पावर स्टेशन से आ रही है, तो मान लीजिए वहाँ पे 3 ट्रांसफार्मर है। तो मैंने कहा है कि पावर सप्लाई कब चलेगी, मतलब लाइट आपके घर में कब तक आएगी, जब तक कम से कम 2 ट्रांसफार्मर काम कर रहे होंगे। तो 2 कर रहे होंगे घर में लाइट आ रही है, 3 कर रहे होंगे तब भी घर में लाइट आएगी। लेकिन अगर 2 से कम, मतलब एक ने अगर काम किया और 2 खराब हो गए, फिर लाइट नहीं आएगी। तो कम से कम कितने चाहिए हमें वर्किंग कंडीशन में, 2 चाहिए। द अदर 2 आर एडेड टू इंक्रीज द सप्लाई रिलायबिलिटी। तो इसने क्या कहा है, इस 4 में कम से कम 2 चाहिए थे ना काम करने के लिए, तो इन 2 का क्या काम है, तो ये क्या कर रहा है, आपकी रिलायबिलिटी बढ़ा रहा है। हो सकता है एक खराब हो जाए, ये वाला पहले क्या था, चारों चल रहे थे, फिर एक खराब हो गया, तो अब कितने चल रहे हैं, 3। अभी भी पावर सप्लाई चलेगी, क्यों, क्योंकि हमें तो कम से कम 2 चाहिए थे। फिर मान लीजिए ये भी खराब हो गया, फिर भी आपकी क्या चलेगी, पावर सप्लाई चलेगी, क्योंकि अभी भी 2 तो है। तो इन दोनों ने क्या किया, आके यहाँ पे आपकी रिलायबिलिटी बढ़ा दी है। मतलब आपका जो लाइट आने का रिलायबल था कि हम भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो रिलायबिलिटी इन्होंने बढ़ाई है। Many such systems exist in the industry and other areas. The model developed for a simple parallel system do not apply to this system. For system with identical and satisfactorily identical components, the binomial distribution can be used to evaluate the reliability. हम यहाँ पे reliability कैसे evaluate करेंगे? By using binomial distribution. If P is the probability of success of each component. P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हर कंपोनेंट के चलने की, कि एक कंपोनेंट ठीक से चल रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, स्मॉल p। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली x आउट ऑफ m कंपोनेंट्स आर सक्सेसफुल इज गिवन बाय, कि हमारे पास टोटल m थे,
हमारे पास टोटल m थे, उनमें से x काम कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, ये मेन है फॉर्मूला। देखिए टोटल m कंपोनेंट्स थे, उसमें से x काम कर रहे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल फंक्शन, मतलब बाइनोमियल का जो हम लिखते थे ना c की फॉर्म में mcx ऐसे, तो ये वो है बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ mx, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम ईच कंपोनेंट इज वर्किंग रेज टू पावर x 1 माइनस p m रेज टू पावर m माइनस x, वेयर बी एम एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखिए क्या होता है हमारे पास, ये कोफिशिएंट है बाइनोमियल कोफिशिएंट एम एक्स, इसको आप लिख सकते थे एम सी एक्स, ये वही है बिल्कुल, इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसके बारे में बता रहा है। इफ k इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, कि m थे टोटल, लेकिन हमें कम से कम k चाहिए कि तब तक हम क्या कहेंगे, सिस्टम काम कर रहा है। Then the system will be successful if k plus 1, k plus 2 और m components are successful। हमें मिनिमम कितने चाहिए थे, k, तो k से ज़्यादा भी काम कर रहे हो तो सिस्टम कैसा रहेगा, सक्सेसफुल। This means that the system reliability is the sum of binomial probabilities। x varies from k to m। हमें कैसा देखना है सक्सेसफुल का, तो k से लेके k के m तक जा रहे हैं, k प्लस 1, k प्लस 2 अप टू सॉन m, इनमें सिस्टम कैसा कहलाएगा, सक्सेसफुल, कि वो काम कर रहा है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सम ले लेंगे हम, तो k से लेके k m तक गए हैं, क्योंकि मिनिमम k तो हमें वर्किंग में चाहिए ही। तो ये क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से यूज़ किया है, ये यहाँ पे आया है, इसका यूज़ किया ऊपर वाले फॉर्मूला का, ये बन गई है रिलायबिलिटी। अब हमने क्या ले लिया है, कांस्टेंट फेलियर रेट ले लिया है, तो p की वैल्यू हमने पुट कर दिया, देखिए वहाँ पे p था, p की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा, i तो वहीं से आया है, देखिए नीचे यहाँ पे i था, ये तो यहीं पे है, तो p क्या था, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, तो p की वैल्यू पुट किया है हमने e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, तो ये आ गई है पूरी। इफ़ वी डिनोट द रिलायबिलिटी ऑफ k आउट ऑफ m सिस्टम बाय r, हमने पीछे क्या किया था, r से डिनोट किया था, t टाइम पे ब्रैकेट में t लिख दिया था, अब इसने कहा है k आउट ऑफ m, तो ये हम कैसे डिनोट करें, k कॉमा m, k आउट ऑफ m, तो ये कैसे हो जाएगी, कॉमा रिलायबिलिटी ऑफ k प्लस 1 कॉमा m, मतलब k प्लस 1 चाहिए आउट ऑफ m, ये ऐसे आ जाएगी, देखिए यहाँ पे। Then the decrease in reliability due to an increase in the value of k by 1 is, कि अगर हम बात करें कि हमने रिलायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि हमने इंक्रीज़ कर दिया वैल्यू ऑफ k, हम जितने कंपोनेंट ज़्यादा मांगेंगे, मैं कह रही हूँ आपके फ़ोन में पहले 6 की काम करती है, तो मैं कह रही थी आपका फ़ोन काम कर रहा है, अब मैं कह रही हूँ 7 करनी चाहिए, तो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि अब एक और कंपोनेंट बढ़ गया है। देखिए आपकी क्लास में पहले थे 6 बच्चे, तो उनका क्या था कि पास होते फेल होते, अगर पास हो रहेंगे उनके क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी मेरी ठीक रहती, अब एक और बच्चा ऐड हो गया तो अब मेरे लिए चांसेस और बढ़ गए ना कि और बच्चे फेल ना हो जाए या फिर और बच्चों का रिजल्ट डाउन ना आ जाए। तो जितने ज़्यादा कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे उतनी मेरी रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। बच्चा एक है क्लास में तो मेरी रिलायबिलिटी सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रही है, 2 आ गए, रिलायबिलिटी का और खतरा हो गया है। तो जितने कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे रिलायबिलिटी उतनी डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, रिस्क बढ़ता जाएगा कंपोनेंट के ख़राब होने का। तो देखिए कैसे आएगा, डेल्टा आर के इज इक्वल्स टू आर के कॉमा एम माइनस आर के प्लस 1 कॉमा एम। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक से बढ़ा दिया हमने कि एक और कंपोनेंट लो, अभी हमने कहा था के तक लेने हैं, अब हम कह रहे हैं के प्लस 1 तक लो, तो इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा डेल्टा में। द सिस्टम मीन लाइफ इज़, अगर हम सिस्टम की मीन लाइफ निकालें, मीन टाइम टू फेलियर, तो वो हमें फॉर्मूला याद ही है क्योंकि अब हमने तीसरी बार यूज़ कर रहे हैं, तो आई होप आपको साथ साथ में याद हो गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी रिलायबिलिटी एट टाइम t dt, ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 rs, ये होता है अगर हम लिमिट में लाएं इंटीग्रेशन को तो ऐसे बन जाता है। फॉर कांस्टेंट हैज़ार्ड रेट rt इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी आपकी, ये वाली है। इस इक्वेशन को क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हैज़ार्ड रेट के लिए RTS हो जाएगा। मतलब हमने क्या कहा है यहाँ पे, कांस्टेंट फेलियर रेट है, उसी को हैज़ार्ड रेट बोल रहे हैं, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, वैसे तो हम लिखते थे लैम्डा आई क्योंकि हर कंपोनेंट का अलग अलग था,
फेलियर रेट लैम्डा 1 फर्स्ट के लिए था, लैम्डा 2 सेकंड के लिए था। अब हमने क्या कह दिया, सबका इक्वल है, किसके इक्वल, लैम्डा के इक्वल। तो कांस्टेंट जब भी बात करें तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 को क्या रख देना है, उठा के वहाँ पे लैम्डा रख देना है। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टी इज, अगर हम इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें आर टी का तो क्या आएगा, आर एस इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू के टू एम बी एम आई एम माइनस आई, यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल लैम्डा रेज टू पावर एम माइनस आई प्रोडक्ट ऑफ जे 0 टू एम माइनस आई अपॉन 1 अपॉन एस प्लस जे प्लस एम इंटू लैम्डा। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास। तो एम टी टी एफ हमारे पास क्या था, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 आर एस, और ये वैल्यू किसकी है, पूरी आर एस की। तो आर एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और एस को क्या टेंड करा दिया, 0। तो इसमें एस को जब हम 0 पुट कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म हट जाएगी, ये बच जाएगा। तो देखिए ये आ गया है। क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई पुट करेंगे फर्स्ट टाइम ही तो 1 आ जाएगा, तो ये वहाँ से लिख दिया इसने डायरेक्टली, ये आ गया इसके लिए एम टी टी एफ। अब बात आती है अनरिलायबिलिटी की, तो हमने वो किससे डिनोट की थी, कैपिटल क्यू से। द अनरिलायबिलिटी ऑफ अ के आउट ऑफ एम सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग द बाइनोमियल फेलियर प्रोबेबिलिटी एज कैपिटल क्यू के आउट ऑफ एम। तो ऐसे डिनोट करेंगे, आई कितना, एम माइनस के प्लस 1 एम। ये कैसे लिखा है इसने, देखिए इसने कहा था कि हमें चाहिए फेलियर। फेलियर कब होगा सिस्टम, जब 1 से लेके k माइनस 1 तक का ले हम, क्योंकि k पे जैसे ही आएगा तो सिस्टम काम करने लग जाएगा। k माइनस 1 तक कैसा रहेगा, नॉट वर्किंग। तो इसलिए इसने क्या कहा है, m में से कितना माइनस किया, देखिए अगर इसी को मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूँ k माइनस 1, इसको देखिए ये वाला समेशन में नीचे मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, अब दिख रहा होगा आई होप आपको। ये वाली टर्म यही है कि m में से अगर k माइनस 1 की बात करें, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें क्या कह देंगे, वहाँ पे सिस्टम फेलियर में है। तो ये क्या है, बी एम आई है, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिख ले, और उसकी फॉर्म में लिखना चाहते हैं बी की फॉर्म में तो वैसे आ जाएगा। फॉर द केस ऑफ हाई रिलायबिलिटी कॉम्पोनेंट विद कॉन्स्टेंट हैजार्ड रेट, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप पढ़ लें, बाकी आप एक बार बुक से भी रीड आउट कर लें कि अगर वहाँ पे कोई थ्योरी ऐसी है अलग है तो आप वो भी चेक कर ले। बाकी ये मैंने नोट्स उसी बुक में से बनाए हुए हैं, बाला गुरु स्वामी में से, आप वहाँ से भी देख ले, कोई डाउट आता तो आप मुझे बता दें।